दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 11 सितंबर 2001 की उस घटना के बारे में जिसे याद कर आज भी पूरी दुनिया सिहर जाती है। उस भयावह मंजर के बारे में सोचकर रूह कांप जाती है, हृदय कंपित हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती है। 11 सितंबर 2001 यानी आज का वह भयावह दिन जिसके दारुण्य दृश्यों को देखकर कलेजा फट जाता है। वे नज़ारे हमें ऐसी दुनिया के आगोश में समा देते हैं जिनकी कल्पना करना भी असंभव लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के इतिहास के सबसे भयावह आतंकवादी हमले न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। यह हमला जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किए गए हमले के बाद दूसरा सबसे बीभत्स हमला था। इस हमले में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों पर 2 विमानों से टक्कर मारी गई, जिसमें 2606 लोग मौत के मुंह में समा गए। लेकिन न्यूयॉर्क में बनाए गए 9/11 के मेमोरियल में अपने प्राणों की आहुति देने वालों में 2983 लोगों के नाम दर्ज हैं। बाकी मारे गए अन्य लोगों में पेंटागन पर हुए हमले में मारे गए 206 और पेंसिल्वेनिया में विमान अपहरण के प्रयास को विफल करने में 40 लोगों की मौत शामिल है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यह पहला आतंकी हमला नहीं था। इससे पहले साल 1993 में भी 6 लोग मारे जा चुके थे। मशहूर किताब द ओनली प्लेन इन द स्काई द ओरल हिस्ट्री ऑफ 9/11 में लिखा गया है। इन हमलों में 3000 से अधिक बच्चों ने अपने माता पिता को खोया। इनमें से करीब 100 बच्चे वो थे जो हमले के कई महीनों बाद पैदा हुए और जिन्हें अपने पिता को कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। इस हमले ने उस दिन हर जीवित अमेरिकी और दुनिया भर के उन लाखों लोगों के जीवन पर असर डाला था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। इस हमले से होने वाला सदमा कभी भी यादों से ओझल नहीं किया जा सकता। ये घटना उस जगह हुई थी जिसे अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था। अब बात कर लेते हैं इस भयावह घटना को अंजाम तक पहुंचाने वाले मोहम्मद अता की। 11 सितंबर सन 2001 को मोहम्मद अता पोर्टलैंड मेन के कंफर्ट इन होटल में ठहरा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने उठते ही उसी होटल में ठहरे अपने साथी अब्दुल अजीज अल ओमारी को फोन किया। फिर नहा धुलकर नीले रंग की शर्ट और काली पैंट पहनी। उसके बाद लैपटॉप पर अपनी वसीयत खोली जिसमें उसने अप्रैल 1996 में लिखा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे अंतिम संस्कार में लोग शोर न मचाएं, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि ऐसे मौके पर बिल्कुल चुप रहा जाए। दूसरा, मेरे मरने के बाद जो भी मेरे जिस्म को नहलाए वो दस्ताने पहने और मेरे गुप्तांगों को ना छुए। मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई गर्भवती महिला या वो शख्स जो साफ सुथरा ना हो उसे अंतिम विदाई दे। लेकिन ये सब मात्र लिखा ही धरा का धरा रह गया। ऐसी नौबत कभी नहीं आई, क्योंकि ऐसी भयानक घटनाओं से शायद ईश्वर भी घबराता है। ऑन दैट डे द डेफिनेटिव टाइमलाइन के लेखक विलियम आर्किन ने लिखा कि 5:33 पर अता और उसके साथी ने होटल से चेकआउट किया और कमरों का बिल भी अता के ही वीज़ा डेबिट कार्ड से चुकाया गया। इससे एक दिन पहले का समय उसने एटीएम से पैसे निकालने, पिज्ज़ा खाने और वॉलमार्ट से शॉपिंग करने में बिताया था। उसी दिन अता ने अपनी कार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाकर वहां का जायजा भी लिया था। होटल से चेकआउट करने के बाद अता और उसके साथी अब्दुल अजीज अल ओमारी ने किराए पर एक निसान अल्टिमा कार ली और एयरपोर्ट की पार्किंग तक पहुंच गए। वहां पार्किंग में घुसते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उनकी तस्वीर ली और बाकी अन्य जांचें भी की गई। मेटल डिटेक्टर को उनके पास से कुछ नहीं मिला। सुबह के ठीक 6 बजे अता और उसके साथी यूएस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5930 में बैठे। 19 यात्रियों की क्षमता वाले इस विमान में कुल 9 यात्री सवार थे। करीब 45 मिनट के अंदर ही वो बोस्टन लोगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें लॉस एंजलिस जाने वाली एएफ फ्लाइट नंबर 11 में सवार होना था। इस विमान में 81 यात्रियों के अलावा 9 विमान कर्मी भी सवार थे। 7:59 पर इस 767 बोइंग विमान को टेक ऑफ के लिए क्लियर किया गया। जब A11 फ्लाइट ऊपर गई तो अगले कुछ मिनटों तक तो उसने बोस्टन एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों का पालन किया, लेकिन कुछ ही देर बाद
जब अता और उसके साथियों का विमान पर कब्जा हो गया तो अता ने एयर रोड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के निर्देशों को मानना बंद कर दिया। विमान पर कब्जा कर लेने के बाद अता ने पायलट पर लगाम लगाने के लिए चाकू और अन्य हिंसात्मक रवैया अख्तियार किया। इन सभी हालातों को देखकर फ्लाइट अटेंडेंट ने अमेरिकन एयरलाइंस सेंटर को फोन कर हाईजैकिंग की आशंका जताई। उन्होंने बताया कि वो विमान के पीछे जंप सीट पर बैठकर फोन कर रही हैं। फ्लाइट अटेंडेंट का ये फोन करीब 25 मिनट तक चला। इस दौरान उसने यह भी बताया कि कॉकपिट से उसके संदेश का कोई जवाब नहीं आ रहा है और बिजनेस क्लास में 9B सीट पर बैठे डेनियल लेविन को छुरा भोंक दिया गया है। लेविन ने कुछ सालों तक इजरायली सेना में काम किया था। बताया जाता है कि उन्होंने अपने सामने बैठे हाईजैकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पीछे एक और हाईजैकर बैठा था जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद विमान ने अचानक 100 डिग्री का कोण बनाते हुए न्यूयॉर्क शहर का रुख किया। इस दौरान फ्लाइट अटेंडेंट ने फिर खबर दी कि विमान कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है। विमान तेजी से नीचे आ रहा है, मुझे पानी दिख रहा है, घर दिखाई देने लगे हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो बोली, ओ माय गॉड, हम बहुत नीचे आ गए हैं। इसी दरमियान उस क्रूरतम बलिवेदी का वक्त आ ही गया जब 8:46 पर बहुत जोर के धमाके के साथ विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा गया। ये विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर की 93 से 99वीं मंजिल के बीच टकराया। उस वक्त जहाज में करीब 10,000 गैलन जेट ईंधन मौजूद था जो उन मंजिलों और दफ्तरों में बाढ़ की तरह फैल गया। पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से हिलने लगी और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। यह धमाका उस समय न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम कर रहे सार्जेंट मैकगवर्न को भी सुनाई दिया। उन्होंने रेडियो पर संदेश भेजा कि अभी अभी एक 667 विमान ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर में टक्कर मारी है। जैसे ही पुलिस प्रमुख ने यह संदेश सुना, उन्होंने सार्जेंट मैकगवर्न से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो विमान 677 था? तो मैकगवर्न ने जवाब दिया कि मैं पहले पायलट रह चुका हूं। इस धमाके के 17 मिनट बाद 9:03 पर हाईजैक किए गए दूसरे विमान 175 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर को ठोकर मारी। महज 1 घंटे 42 मिनट के भीतर 110 मंजिल ऊंची दोनों इमारतें ध्वस्त हो गई। इसी बीच एक और विमान ने पेंटागन के पश्चिमी छोर पर हमला किया, जिससे भवन का एक हिस्सा और ढह गया। कुल मिलाकर तबाही इतनी भयावह थी कि सब शब्दों में बयान नहीं हो सकती। इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 को भी हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन विमान में सवार यात्रियों ने वो कोशिश नाकाम कर दी। 10:03 पर वो विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर नीचे गिर गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। इस धमाके का असर इतना प्रभावी था कि अंतरिक्ष में भी इसका धुआं उठता दिखाई दिया। उस समय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक कुलबर्टसन अकेले अमेरिकी थे जो इस धरती पर ना होकर अंतरिक्ष में थे। 11 सितंबर को इस घटना से बेखबर कुलबर्टसन ने धरती पर फ्लाइट सार्जेंट स्टीव हार्ट से संपर्क कर पूछा कि वहाँ सब ठीक है। तो हार्ट ने जवाब दिया कि धरती के लिए दिन अच्छा नहीं है। उस समय वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कनाडा के ऊपर से गुजर रहे थे। बाद में उन्होंने लिखा कि थोड़ी देर बाद जब वे अंतरिक्ष में न्यूयॉर्क शहर से 400 किलोमीटर दूर ऊपर से गुजरे तो देखा कि वहां से उठता काला धुआं साफ दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने अपने कैमरे को जूम किया तो पाया कि पूरा मैनहट्टन का इलाका धुएं से भरा हुआ है। उनकी आंखों के सामने ही दूसरा टावर भी धराशायी हुआ। अपने देश पर हमला होते देखना बहुत भयावह था। उस वक्त कोई विमान नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय एक विमान के जो फ्लोरिडा से वॉशिंगटन की ओर बढ़ रहा था। ये एयरफोर्स 1 का विमान था जिसमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सवार थे। वे अपने सलाहकारों की सलाह को इनकार कर वॉशिंगटन वापस आ रहे थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में थे। उनको जब यह सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत राजधानी वॉशिंगटन पहुंचने की मंशा जताई। उस समय व्हाइट हाउस में मौजूद उनकी सुरक्षा सलाहकार
कोंडालीजा राइस ने उन्हें सलाह दी कि वो जहां हैं वहीं रहें, लेकिन वो नहीं माने, वॉशिंगटन वापस आ गए। इस बहुमंजिला इमारत को मिट्टी में मिला देने वाले अता का जन्म 1 सितंबर सन 1968 को कफ्र अल शेख मिस्र में हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से बहुत शर्मीला और कमज़ोर था। उसकी कमजोरी की वजह से उसके पिता उसे बुलबुल कहकर बुलाते थे। बचपन में अता को शतरंज खेलने का बहुत शौक था और उसे हिंसक खेलों से नफरत थी। उसका कद करीब 5 फीट 7 इंच था। उसने काहिरा विश्वविद्यालय से वास्तुकला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह हैम्सबर्ग जर्मनी चला गया। 90 के दशक के मध्य से अता अपने विश्वविद्यालय से अक्सर लंबे समय के लिए गायब रहा और वापस आने के बाद अपने साथियों को बताया कि वह हज करने सऊदी अरब गया था और वापस लौटने पर उसने दाढ़ी भी बढ़ा ली। उसके बारे में जर्मन खुफिया सूत्रों का मानना है इस दौरान अता आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों के संपर्क में आ गया था। वापस आने पर अता ने एक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, जबकि उसका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हुआ था। चरमपंथियों के बीच ऐसा करना आम था, क्योंकि पुराने पासपोर्ट को नष्ट कर वे सबूत मिटा देना चाहते थे कि वो लोग कहां कहां गए थे। वह 3 जून सन 2000 को प्राग से 6 महीने के टूरिस्ट वीजा पर न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां 1 महीने के अंदर ही उसने अपने कुछ साथियों के साथ वेनिस में हाफेज एविएशन इंटरनेशनल से विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। 4 महीने की इस ट्रेनिंग के लिए उन सब ने मिलकर हफमैन को करीब $40,000 दिए। 21 सितंबर सन 2000 को अता और उसके साथी अल-शेही को पायलट लाइसेंस मिल गया। 11 सितंबर यानी ट्रेड सेंटर पर हमले के 10 दिन पहले अता के अकाउंट में 2 बार पैसे भी ट्रांसफर किए गए। 7 सितंबर को अता अपने साथियों के साथ ओयस्टर बार और ग्रिल में गया था। उन तीनों में अता ही ऐसा शख्स था जिसने शराब नहीं पी। इसके बदले वो लगातार कैनबरी जूस पीता रहा।